वह आइलैंड जिसे समय ने बुला दिया। मैकोरी आइलैंड तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य चारों ओर से वाइल्ड नॉर्थ ओशियन से घिरा हुआ है। ग्रीनलैंड का यह 34 किलोमीटर का क्षेत्र काफी शांतिपूर्ण प्रतीत होता था, लेकिन यह इतिहास के सबसे चौंकाने वाले इकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में से एक स्थल बन गया। 1810 में रिसर्चर्स ने पहली बार इस आइलैंड को एक्सप्लोर किया तो उन्होंने एक ऐसी जगह की रिसर्च की जो धरती के किसी भी अन्य स्थान से सबसे अलग थी। समुद्र के तटों पर विशाल एलिफेंट सील पक्षी धूप सेकते दिखाई दे रहे थे। पेंगुइन्स की ग्रुप खुशी के मारे आवाजें निकाल रहे थे। लेकिन जो इस आइलैंड को सबसे अलग बनाती है वो है यहाँ की घास का मैदान। यहाँ की घास एक इंसान से भी अधिक लंबी है। यह कोई नॉर्मल आइलैंड नहीं था, यह समय को अछूता एक वाइल्ड ईडन था, जहाँ प्रकृति हजारों वर्षों से स्वतंत्र रूप से विकसित हुई थी। जानवर आइसोलेशन में विकसित हुए थे, उनके पास कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं था और उनकी सर्वाइवल स्ट्रेटेजी इस बात को रिफ्लेक्ट करती थी। पेट्रोल्स दिन के समय खुले समुद्र में समय बिताते थे और रात में अपने बिलों में छिपने के लिए वापस आते थे। लेकिन फिर पहली गलती हुई। 1800 के दशक के आरंभ में यहाँ सील शिकारे आए और अपने साथ चूहों को भी लेकर आए, जो वहाँ के जीव नहीं थे। उस समय किसी को नहीं पता था कि यह हिस्ट्री की सबसे बड़ी एनवायरनमेंट की चेतावनी भरी कहानी बन जाएगी। हजारों चूहों को यहाँ पेंगुइन्स के बीच छोड़ दिया गया, जिससे घटनाओं की एक नई सीरीज शुरू हो गई, जिसने वैज्ञानिक जगत को भी चौंका दिया। मिकोरी आइलैंड, जिसे समय ने बुला दिया था, अब फेमस होने वाला था और उसके प्रारंभिक आक्रमण के परिणामों को पूरी तरह से समझने और दूर करने में 2 शताब्दियों से भी अधिक समय लग गया। यहाँ बिना बुलाए मेहमान आ गए। 1800 के दशक में आए इन सील शिकारियों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये नन्हे जीव इस आइलैंड को हमेशा के लिए बदल देंगे। जो पेट्रोल कभी अंडरग्राउंड बिलों में सुरक्षित रूप से बसे हुए थे, उन पर सबसे पहले प्रभाव पड़ा। हजारों वर्षों से ये बर्ड्स जमीन पर रहने वाले शिकारियों से अपनी रक्षा किए बिना जीवित रह रहे थे, लेकिन अब उनका ये सेफ शेल्टर अचानक भूखे चूहों का खाना बन गया था। लेकिन ये चूहे सभी अंडे खाने से भी संतुष्ट नहीं थे। वे बेबी बर्ड्स को भी अपना टारगेट बनाते थे और सो रहे बड़े पक्षी भी इनसे सुरक्षित नहीं थे। और ये चूहे यहाँ तक नहीं रुके, उन्हें जो भी मिलता वो खा जाते थे। ये चूहे साइज में छोटे थे, लेकिन इनकी संख्या अधिक थी। अब मैकोरी आइलैंड के इकोसिस्टम को जोड़े रखने वाले धागे अलग हो रहे थे। ये चूहे हर जगह घुस रहे थे, भोजन को खा रहे थे और वहाँ के जीवन को कष्ट में बना रहे थे। अब यह आइलैंड संकट में नजर आने लगा था। फिर इस आइलैंड पर बिल्लियों को भेजने का निर्णय लिया गया, क्योंकि चूहों के लिए बिल्लियों से अच्छा शिकारी कौन हो सकता था। बिल्लियों को अब मैकोरी आइलैंड पर छोड़ा गया और इसके साथ ही आइलैंड की समस्याएं भी बढ़ गई। अब यह आइलैंड हजारों चूहों, स्वतंत्र रूप से घूमने वाले बिल्लियों और पेंगुइन से भर गया था। और इसके बाद जो हुआ वो सबसे चौंकाने वाले इकोलॉजिकल डिजास्टर्स में से एक बन चुका था। यहाँ के पक्षियों ने कभी शिकारी से डरना नहीं सीखा था, तो वहीं बिल्लियों को यहाँ आसान शिकार मिल गया था। चूहों का पीछा करने की बजाय बिल्लियों ने अपना ध्यान आइलैंड के पक्षियों पर केंद्रित किया। हजारों वर्षों से सुरक्षित रूप से अपना घोंसला बनाने वाले पक्षियों को अचानक से कोई सुरक्षा नहीं मिली। वे पक्षी उड़कर कहीं दूर नहीं जाना चाहते थे और ये बिल्लियां सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं शिकार करती थी, बल्कि अपने मनोरंजन के लिए भी शिकार करती थी। अनुमान है कि वे हर वर्ष 60,000 समुद्री पक्षियों को मार डालती थी, यानी हर दिन 160 से अधिक पक्षी। हजारों वर्षों से इस द्वीप पर रहने वाली प्रजातियां एक एक करके विलुप्त होने लगी। मिकोरी आइलैंड का रेल नाम का छोटा सा पक्षी, जो उड़ने में असमर्थ था, जो बिल्लियों से बच नहीं सका, विलुप्त हो गया। कुल मिलाकर 10 समुद्री पक्षी पूरी तरह से विलुप्त हो गए। इस बीच चूहों की संख्या और बढ़ती रही। जहां बिल्लियां पक्षियों का शिकार करती थी, वहीं चूहे जंगली होकर घोंसलों पर हमला करते थे, पौधे खा जाते थे और उन सभी शिकारियों से आगे निकल जाते थे जो उन्हें रोकने की कोशिश करते थे। इस समस्या को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई स्ट्रेटेजी ने इसे और भी बदतर बना दिया। और फिर एक और बड़ी गलती हुई। 1870 में किसी के दिमाग में एक और ब्रिलियंट आइडिया आया। एक पुराने ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए इस आइलैंड पर खरगोश छोड़े गए, जिसका कारण भी सिंपल था। और 1968 तक इस आइलैंड पर 1 लाख से अधिक खरगोश घूम रहे थे। ये कोई क्यूट खरगोश नहीं थे, बल्कि खाने की मशीन थी, जो सामने आने वाली हर चीज को खा जाते थे। विशाल जड़ी बूटी, मोटी घास और यहाँ तक कि देसी पौधों की जड़ें भी नष्ट हो गई। वनस्पति के नष्ट होने से यहाँ लैंडस्लाइड होने लगी। यह आइलैंड, जो कभी हरा भरा स्वर्ग समान था, अब बंजर भूमि में बदल रहा था। इस आइलैंड पर हजारों चूहों को पेंगुइन के साथ अकेले छोड़ने के चौंकाने वाले परिणाम अपने विनाशकारी चरम पर पहुंचने वाले थे। 1900 के दशक तक मैकोरी आइलैंड अब स्वर्ग जैसा नहीं था, जिसे देखकर प्रारंभिक खोजकर्ता आश्चर्यचकित हुए थे। अब यह बिल्कुल अपनी पहचान से परे था। जहाँ कभी विशाल बास हवा में लहराती थी, अब मिट्टी के कटे हुए टुकड़े दिखाई दे रहे थे। इसके लिए खरगोशों को ब्लेम किया गया, क्योंकि वे इस आइलैंड की 40% से अधिक वनस्पति खा गए थे। क्योंकि वे न केवल पत्तियों को कुतरते थे, बल्कि पूरे के पूरे पौधों की जड़ें भी खा जाते थे। और जब पौधे खत्म हो गए तो और अधिक भोजन की तलाश में मिट्टी खोद डाले, जिससे भारी डिजास्टर हो रहा था। सितंबर 2006 में लुकाटानिया खाड़ी में भारी लैंडस्लाइड हुआ,
जो आइलैंड की सबसे महत्वपूर्ण किंग पेंगुइन कॉलोनीज में से एक थी। वर्षों के कटाव और खरगोशों के कारण हुई क्षति के कारण 500 वर्ग मीटर से भी अधिक पहाड़ी अचानक बह गई, जिससे सैकड़ों किंग पेंगुइन जीवित दफन हो गए। यह एक ऐसा क्षण था जो विनाशकारी था और सुर्खियों में रहा, और एक ऐसा बिंदु बन गया जहां से वापसी संभव नहीं थी। इस दौरान बीच पर आए रिसर्चर्स ने जो देखा उससे वे भयभीत हो गए। जो आइलैंड कभी बायोडाइवर्सिटी से भरपूर था, वहां अब केवल क्षति दिखाई दे रही थी। चूहे फूलते रहे जो चारों ओर घूमते रहते थे। मैकोरी आइलैंड की ट्रेजेडी स्पष्ट रूप से सामने आ चुकी थी। मैकोरी आइलैंड पर जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ इतना नहीं था कि स्पीसीज खत्म हो गई और पौधे खा गए। वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि वे इससे भी कई अधिक खतरनाक चीज देख रहे थे। यह एक ट्रॉफिक कैस्केड था। यह इकोसिस्टम में सीरीज रिएक्शन के लिए साइंटिफिक नेम है, जहां एक सतर पर परिवर्तन में अन्य सभी सतरों पर बड़े पैमाने पर अनएक्सपेक्टेड परिणाम उत्पन्न होते हैं। मैकोरी आइलैंड अब एक टेक्स्ट बुक का उदाहरण बनता जा रहा था। और फिर एक और बड़ा निर्णय लिया गया। पहले चूहों को नियंत्रित करने के लिए बिल्लियां लाए, लेकिन इस समस्या का समाधान करने की बजाय बिल्लियों को आइलैंड के समुद्री पक्षी अधिक आसान और रक्षाहीन शिकार लगे। बर्ड्स पॉपुलेशन खत्म हो गई। फिर अधिकारियों को एहसास हुआ कि बिल्लियां भारी नुकसान पहुंचा रही थी, इसलिए 1985 में एक कैंपेन शुरू किया गया। एक एक करके उन्होंने बिल्लियों का शिकार करना शुरू किया और जून 2000 तक 2479 बिल्लियों को वहां से हटा दिया गया। लगभग 2 शताब्दियों में पहली बार यह आइलैंड बिल्ली मुक्त हो गया। पहले लगा कि ये योजना काम कर रही है। पक्षी की प्रजातियां जो दशकों से नहीं देखी गई थी वो आइलैंड पर वापस लौटने लगी। नीले भूरे रंग के पेट्रोल जो द्वीप से गायब हो गए थे फिर से दिखने लगे। लेकिन अब प्रकृति ने एक और नया मोड़ ले लिया। अपने मुख्य शिकारियों के चले जाने के बाद खरगोशों की आबादी बढ़ने लगी। इस द्वीप पर पहले इतनी संख्या में खरगोश नहीं दिखे थे। यह संख्या हजारों में नहीं बल्कि लाखों में थी। अब खरगोशों ने देसी घास से लेकर जड़ी बूटी तक सब कुछ खाना शुरू कर दिया। और फिर वहां लैंडस्लाइड होने लगी। पूरी चट्टानें टूटकर समुद्र में बहने लगी। वहां लौटने वाले पक्षियों ने खुद को पहले से भी बदतर स्थिति में पाया। वहां अब शिकारी के लिए कोई बिल्ली नहीं थी, लेकिन घोंसला बनाने के लिए कोई जगह भी नहीं थी। जहां भी पेट्रोल्स ने बिल खोदना शुरू किया, उन्हें केवल मिट्टी ही मिली जो एक साथ टिक भी नहीं रही थी। अब अगर मैकोरी आइलैंड को बचाना था तो अगला कदम साहसिक और पूर्ण होना चाहिए था। अब ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया सरकार को महसूस हुआ कि उन्हें आइलैंड से हर आक्रामक एनिमल को हटाना पड़ेगा। और इस योजना में $24 मिलियन से अधिक की लागत आएगी और कई वर्षों का प्रयास और मल्टी डायमेंशनल हमला होगा, जिसमें जहर की गोलियों से लेकर विषाणु के प्रकोप और विशेष रूप से ट्रेंड डॉग्स सब कुछ शामिल होगा। सबसे पहले फोकस खरगोशों पर होगा, जो सबसे बड़ी समस्या थी। वैज्ञानिकों ने 1968 में मीमा नाम के वायरस का प्रयोग करने का प्रयास किया, जिससे खरगोशों की संख्या में 20,000 तक की कमी हो गई। लेकिन यह काफी नहीं था और इस बार उन्होंने अधिक घातक हथियार रैबिट कैलेसा वायरस का सहारा लिया। फरवरी 2011 में वायरस को इन्फेक्टेड कैरेट के रूप में फैलाया गया, जहां खरगोशों की संख्या सबसे अधिक थी। इसका प्रभाव विनाशकारी भी था और कुछ ही महीनों में खरगोशों की आबादी में भारी गिरावट आई। इसके बाद हवाई हमला हुआ। 300 टन जहरीले चारे से लदे हेलीकॉप्टर पूरे आइलैंड में आगे पीछे उड़ते रहे और चमकीले और हरे रंग की गोली गिराते रहे, जो खरगोशों और चूहों दोनों को मार सकते थे। यह ऑपरेशन सर्दियों में किया गया क्योंकि उस समय अधिक सी बर्ड्स आइलैंड से दूर थे, ताकि गलती से देसी प्रजातियों को विषाक्त करने के जोखिम को कम किया जा सके। लेकिन पॉइजन डालना काफी नहीं था। पक्षियों को सेकंड टॉक्सिक से बचाने के लिए हजारों पशुओं के शवों को हाथों से हटाना था। वर्कर्स को आइलैंड के हर कोने से खरगोशों की डेड बॉडी इकट्ठा करने में महीनों का समय लगा। फिर भी सबसे बड़ा खतरा बचे जीवित सर्वाइवर्स हो सकते थे, जो किसी गुफा या चट्टानी ढलान में छिपे हो सकते थे। तभी योजना के सबसे महत्वपूर्ण भाग के तहत वहां डॉग्स को तैनात किया गया। 2011 में स्प्रिंगर स्पेनियल्स, लेब्राडॉग्स और टेरियर सहित 12 स्पेशल ट्रेंड डॉग्स को वहां भेजा गया। उनके संचालकों के साथ उन्हें आइलैंड पर लाया गया। यह कोई साधारण पालतू जानवर नहीं थे, बल्कि हाईली ट्रेंड डॉग थे, जो सैकड़ों मीटर दूर से चूहे की गंध को पहचान सकते थे। और यह अंतिम मुकाबला था। अब ये डॉग्स वहां चूहों और खरगोशों की तलाश कर रहे थे, जो अब तक की सारी प्रगति को नष्ट कर सकते थे। मैकोरी का क्रूर मौसम बर्फीली हवाओं, बर्फीली बारिश और कीचड़ से भरा हुआ था, जो जूतों को पूरी तरह से निगल जाता था। इन परिस्थितियों में सरवाइव करने के लिए डॉग्स को मोटे बाल, मजबूत पंजे और डिटर्मिनेशन की आवश्यकता थी। खड़ी चट्टानें, छिपी हुई घाटियां, अंडरग्राउंड केव्स में यह खोज एक छोटे शहर के आकार के घास के ढेर में सुइयों की खोज जैसे बना रही थी। और 2011 के अंत में वेक्स ने एक ऐसी खोज की जो संरक्षण इतिहास में दर्ज हो गई। आइलैंड के एक भाग में उन्होंने खरगोशों का अंतिम परिवार देखा, जिसमें फीमेल रैबिट और उसके बच्चे थे। यह खोज एक्साइटिंग और टेरिफाइंग दोनों थी। एक्साइटिंग क्योंकि डॉग सबसे चतुराई से छिपे हुए जानवरों को भी ढूंढ सकते थे,
और टेरिफाइंग। यह एक परिवार इतने लंबे समय तक बिना पकड़े रह सकता था तो अन्य भी हो सकते थे। इससे सभी को याद दिलाया गया कि यह मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। रिसर्च और तेज हुई, अधिक डॉग्स को लाया गया और टीमें दिन रात काम करती रही। 2013 तक डॉग्स को महीनों तक चूहों या खरगोश का कोई संकेत नहीं मिला, लेकिन इससे सरकार सेटिस्फाई नहीं थी क्योंकि यह घटना इतनी टेरिफाइंग थी कि कोई गलती करना संभव नहीं था। प्रकृति को अंतिम कगार पर पहुंचा दिया गया था और ये सब पेंगुइन, रैट्स, कैट्स और रैबिट को एक साथ छोड़ने का नतीजा था और अब प्रकृति को दूसरा मौका मिल रहा था। 7 सालों के बाद मैकोरी आइलैंड को पेस्ट फ्री डिक्लाइन कर दिया गया, लेकिन मैकोरी आइलैंड जिसे कभी स्वर्ग कहा जाता था वह अब पूरी तरह से बदल चुका था। वैसे तो इस मिशन में इतने लंबे टाइम पीरियड के बाद जीत हासिल कर ली गई थी, लेकिन असली जीत यह थी कि क्या यह आइलैंड 2 शताब्दियों की तबाही के बाद उबर पाएगा। वैज्ञानिकों को यह निश्चित नहीं था कि क्या अपेक्षा की जाए, क्योंकि कुछ वातावरण कभी अपनी मूल स्थिति में नहीं आते, भले ही समस्या दूर हो जाए। लेकिन वहाँ छोटे छोटे पौधे उगने लगे जो बाड़ों में उगते हैं। धरती में गहरे दबे बीज जो दशकों से डिकेड थे, अचानक जाग उठे। यह बारिश के बाद रेगिस्तान को खिलते हुए देखने जैसा था। अब यह आइलैंड वापस वाइल्ड और मैजिकल बन रहा था। दस्तक घास फिर से उगने लगी और फिर से इतनी ऊंचाई तक पहुंचने लगी कि लोगों के सिर से भी ऊंची हो गई। जिन विशाल जड़ी बूटियों से इस आइलैंड को फेमस किया गया था, उन्होंने फिर से अपना स्थान प्राप्त किया। कुछ ही सालों में ये एरिया बिल्कुल डिफरेंट था, लेकिन सिर्फ पौधे ही वापस नहीं आ रहे थे। स्पीसीज जो आबादी में रहने के लिए संघर्ष कर रही थी, अचानक अपना घोंसला बनाने लगी। पेट्रोल्स जो डिसअपीयर हो चुके थे, वापस आने लगे और देखते ही देखते यह आइलैंड पहले की तरह स्वर्ग समान हो गया।